Good morning, class 9th. Welcome in the next session of recorded video class. Today I am present here to teach the next topic of force and law of motion, and this is Newton's third law of motion. Before we are starting the Newton's third law of motion, मैं आपको थोड़ा पीछे जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ. मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया, इनर्शिया के बारे में आप लोगों को समझाया. सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स के लॉ को एस्टैब्लिश किया, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद कुछ रीजंस भी बताए. और अब बारी है न्यूटन के तीसरे लॉ और आखिरी लॉ के बारे में. थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. जो भी एक्शंस होते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड, रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्शन मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्शन. अब भाई ऐसा कैसे? तो मैंने यहां लिख रखा है कुछ रीजंस के साथ, आप यहां ध्यान दें. यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना भी एक्शन होता है उसके इक्वल, लेकिन रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा. ऐसा होना है, एकदम होना है. कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, 4-5 एग्जांपल्स मैंने दिया है, और हर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं. पहला एग्जांपल, व्हेन अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, देन द फुटबॉल मूव्स फॉरवर्ड एंड द फुट ऑफ द प्लेयर्स मूव बैकवर्ड. आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा कि जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल तो आगे की ओर चला जाता है, लेकिन आपका पैर थोड़ी देर के लिए पीछे की ओर मूव कर जाता है. इसका वजह क्या है? प्लेयर जो है वो फुटबॉल पर एक फोर्स अप्लाई किया. एट द सेम टाइम फुटबॉल ऑल्सो अप्लाइड अ फोर्स ऑन द फुट ऑफ द प्लेयर, एंड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय फुटबॉल ऑन द फुट ऑफ द प्लेयर. उसके वजह से क्या होता है? फुटबॉल तो प्लेयर के फोर्स से आगे मूव कर गया, लेकिन फुटबॉल ने जो फोर्स लगाया था इक्वल अमाउंट का फोर्स प्लेयर के फुट पे, इसलिए प्लेयर का फुट भी पीछे की ओर चला गया. तो आपने देखा प्लेयर के द्वारा लगाया गया जो फोर्स था दैट इज कॉल्ड एक्शन, बट एट द सेम टाइम फुटबॉल ऑल्सो अप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द फीट ऑफ द प्लेयर. ये हुआ एक्शन का रिएक्शन. लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ ये इक्वल मैग्नीट्यूड में भी हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में भी हुआ. तो इसलिए न्यूटन ने तीसरे लॉ में अपना बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन. चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जांपल्स को समझते हैं. ए बॉल रीबाउंस्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ फ्लोर. एक बॉल ले लीजिए, बॉल को फ्लोर पर गिराएंगे. जैसे ही बॉल को जब आप फ्लोर पर गिराओगे, ड्रॉप करोगे, तो बॉल फ्लोर से स्ट्राइक करने के बाद वापस ऊपर की ओर उठेगा. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही बॉल फ्लोर के ऊपर गिरा, इट सप्लाई अ फोर्स एट द सरफेस ऑफ फ्लोर. इट इज एक्शन, बट एट द सेम टाइम फ्लोर ऑल्सो एक्सर्टेड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन बॉल, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसके वजह से बॉल भी जो है वो रिबाउंस कर गया. आपने देखा एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्शन फोर्स के बराबर होता है, बट उसका केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है. बॉल नीचे की ओर जा रहा है लेकिन रिबाउंसिंग ऊपर की ओर हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया. चलिए अब हम लोग तीसरे वाले एग्जांपल को समझते हैं. इन वॉकिंग, चलने में, पर्सन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. आप कभी चल करके देखना और महसूस करना कि आपका फोर्स पैर जो लगा रहा है चलने के दौरान वो कहाँ लगा रहा है. तो जब आप चलते हो तो जब पैर को उठाते हो तो आपका जो टो है
फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग, फिट का जो पहला एकदम अगला पार्ट जो है, जिसको आप कहते हो जो फिंगर होता है जहां पे टो, उसी को कहते हैं। आप देखिएगा आपका टो मूवमेंट जो होता है वो ऐसा लगता है कि जमीन को पीछे की ओर एक फोर्स लगा रहा है, मतलब आप फोर्स पीछे की ओर लगाते हो और आपका जो मूवमेंट है वो आगे की ओर होता है। तो आप जितना तेजी में चलने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा फोर्स आपको पीछे के डायरेक्शन में लगाना होगा, और उसका जो रिएक्शन फोर्स है उस रिएक्शन फोर्स का हम लोग यूज करते हैं चलने के दौरान। चलिए मेरे हिसाब से आप लोग इसको भी समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मतलब एग्जांपल नंबर 4 जो मैंने लिखा है, इन स्विमिंग स्विमर अप्लाई फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड। कभी आप स्विमर को देखिएगा स्विम करते समय, स्विमिंग के समय में स्विमर जो होता है वो अपने इन दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और इस तरीके से वाटर को पीछे की ओर करता है, अपने बॉडी के पिछले पार्ट की ओर। तो जैसे वो अपने पिछले पार्ट की ओर किया, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन वाटर बाय द स्विमर इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द स्विमर मूव्स इन the opposite direction of that force, that is in forward direction. So swimmer moves forward when he applied force in the backward direction. I think this example is also for Newton's third law of motion. Now a very important one, this is the last example. ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसका ये आखिरी है। When a person jumps out a boat, बोट कहाँ है? पानी में है। पर्सन क्या किया? उतरने के लिए बाहर जंप कर लिया बोट से। अब बोट से अगर कोई पर्सन जंप करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका पैर जो है वो फोर्स के एक फोर्स अप्लाई करेगा बोट पर पीछे की। जंपर तो आगे चला जाएगा, लेकिन क्या होगा? बोट जो है वो अपने आप ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि जिस फोर्स से जंपर बोट से कूदा तो फोर्स वो लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो चला गया और उसका जो रिएक्शन फोर्स था वो बोट को पीछे की ओर ले गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस रीजन देने के लिए आएंगे। क्वेश्चन इस तरह से कर सकता है कि व्हाट इज द रीजन व्हेन अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ अ बोट, बोट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द मूवमेंट ऑफ स्विमर। स्विमर के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे बोट जो है वो मूव कर जाता है। तो इसके लिए आप लोग लिखिएगा कि every action has equal and opposite reaction. When swimmer jump out from the boat, it applied a force in forward direction, and reactionarily the same amount of force is applied in the backward direction. So the boat moves backward with jumper jump from the surface of boat. इसी तरह से बहुत सारे जो पांचों क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सबका रीजन होगा, और सबके रीजन में एक मिनट यहाँ पे पर्सन ना करके यहाँ पर स्विमर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है वो मैंने समझाया, और इसका जो एप्लीकेशन था वह भी मैंने साथ साथ आप लोगों को समझा दिया है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लोग चलेंगे मोमेंटम के एक टॉपिक पे, जिसमें हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करेंगे, और वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फायर ब्रांड क्वेश्चंस इसको आप कह सकते हो। वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व करने का मतलब होता है अपने आप को कायम रखना, है ना। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया गया है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है अनटिल और अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट एक्ट ऑन द बॉडी। अगर बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए तो जो उसका टोटल मोमेंटम जो होता है वो अपने आप को कंजर्व करता है, यानी अपने आप को कायम रखने का प्रयास करता है। यही है हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका एक प्रूफ भी है बच्चों, मैं उसको दूंगा, फिलहाल आप इसको देखें।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका डेफिनेशन है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक उसका जो टोटल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहेगा। अब मैं बात करता हूं प्रूफ का, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं छोटी छोटी बातों से इसको प्रूव कर दूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो बच्चों आते हैं हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए एक लीनियर पाथ है, इस पर एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम ए है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये बी है। ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए मैं लिख रहा हूं, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। सिमिलरली द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज एम बी। These two objects move on a same straight path with initial velocity u मीटर पर सेकेंड। इसको मैं ua कर देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a and the velocity, initial velocity of object b is ub meter per second, and the direction of the motion of these two objects is same. One more thing जो मैं यहां लिख देता हूं, ua is greater than ub, मतलब जो ऑब्जेक्ट a है इसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट b से ज्यादा है, तो क्या होगा सोचो। बहुत सिंपल सी बात है, जब इसका ज्यादा स्पीड है इसके स्पीड से और सेम लीनियर पाथ पर दोनों मूवमेंट कर रहा है तो ये जाएगा और इससे जाकर के कभी ना कभी कोलाइड करेगा, टक्कर मार देगा उसको। चलिए एक सेकेंड फेज में हम लोग आते हैं। यहाँ ये ऑब्जेक्ट ये है और ये रहा ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए जो है टकराया ऑब्जेक्ट बी से, दोनों ऐसे ही चल रहा था लेकिन टक्कर हो गया। क्यों टक्कर हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी था वो ऑब्जेक्ट बी के वेलोसिटी से अधिक था। इसका वेलोसिटी है यूवी मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है यूवी मीटर पर सेकेंड। जब ये टक्कर हुआ तो इसने एक फोर्स लगाया बी पे ऐसे, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूटन का थर्ड लॉ अगर देखें तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए पर एक फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स लगाया ये एफ ए है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा? एफ बी होगा। दो कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन हम लोग फिर से ऐसा मानते हैं कि फिर से इसी लीनियर पाथ पर ये दोनों टक्कर लगने के बाद ए और बी अलग अलग हो गया और अलग अलग होने के बाद दोनों फिर से इसी लीनियर पाथ पे चलना शुरू कर दिया। इसका मास एम ए, मास में कोई बदलाव नहीं हुआ बट वेलोसिटी में बदलाव आ गया। इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया वी ए मीटर पर सेकेंड और इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया वी बी मीटर पर सेकेंड। तो यहां तीन सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1 पहला जिसमें कि ये मूवमेंट कर रहा है, सिचुएशन नंबर 2 जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और सिचुएशन नंबर 3 जब एक कॉलिजन के बाद वापस ये अपने वेलोसिटी में चेंजिंग करके आगे बढ़ गया। तो चलिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है कि मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन इक्वल momentum of equal to momentum of before collision equal momentum
ऑफ आफ्टर कॉलिजन, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये बराबर होगा। तो मैं एक छोटा सा बात करता हूं, ऑब्जेक्ट ए के लिए चलता हूं, फॉर ए, है ना, हम चलते हैं तो मास क्या है भाई, m किलोग्राम। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, UA मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, VA मीटर पर सेकेंड। तो बता दीजिए इसमें इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, MUA के बराबर होगा, और आपका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, MVA के बराबर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, MVA माइनस MUA के बराबर होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रोसेस में टाइम जो लगा है वो t सेकेंड लगा है, टक्कर लग करके फिर इस तरह से चलने में। तब मैं बात करता हूं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, MVA MUA डिवाइडेड बाई t। बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लोग फोर्स कहते हैं, और ये किसके द्वारा फोर्स, ऑब्जेक्ट ए के द्वारा फोर्स, इसको मैं FA लिखता हूं। FA इज इक्वल टू MVA UA बाई टी। मैं इसको एक नंबर इक्वेशन कंसीडर करता हूं। ठीक उसी तरीके से अब मैं ऑब्जेक्ट बी के लिए चलता हूं। व्हाट इज इट्स मास, MB, इसमें मास MA है, थोड़ा इसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिएगा। हर जगह जहाँ जहाँ भी मास है MA कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी MB, इनिशियल वेलोसिटी बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी है UB मीटर पर सेकेंड, और ये MB की किलोग्राम है। फिर आइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, VB मीटर पर सेकेंड। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लेकिन उससे पहले तो मोमेंटम निकालना होगा ना, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालिए। इनिशियल मोमेंटम MB UB, फाइनल मोमेंटम MB VB, चेंज इन मोमेंटम MB VB माइनस MB UB। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम MB VB MB UB डिवाइडेड बाय T। बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब ये फोर्स किसके लिए, ऑब्जेक्ट बी के लिए, FB MB VB MB UB बाई T। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया।
फोर्स अप्लाइड बाय ए एंड फोर्स अप्लाइड बाय बी। सेकेंड फिगर में आप लोग आए, ऑब्जेक्ट ए का फोर्स लगाने का डायरेक्शन देखिए उधर की ओर और ऑब्जेक्ट बी का इधर की ओर। मैंने न्यूटन का तीसरा लॉ जो पढ़ाया उसमें मैंने बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर अप्लाई किया, जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी जो होगा वो ऑब्जेक्ट ए पर अप्लाई करेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, एफ ए जो है वो तो मैग्नीट्यूडियल एक्शन में बराबर होगा एफ बी के, लेकिन ये फोर्स नेगेटिव होगा। मतलब एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब एफ ए का जो वैल्यू है और एफ बी का जो वैल्यू वो यहां पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। एफ ए है एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी प्लस एफ बी है एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहां से t को एलसीएम ले लें तो क्या होगा, एम ए भी ए एम ए यू ए प्लस एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू 0। तो ये जो है t जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट बचा, चलिए हम लोग यहां पे करते हैं इसको। हमारे पास रिजल्ट बचा एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए प्लस एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू 0। ये दोनों जो है निगेटिव वाला उसको उधर लेकर के चले जाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। एम ए यू ए एम बी यू बी इक्वल एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। थोड़ा चेक करेंगे, एम ए यहां आ जाइए, फिगर को देखिए, एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम, एम बी यू बी एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम, और इन दोनों का सम मतलब क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अभी टक्कर नहीं हुआ, यहां का टोटल मोमेंटम मतलब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों का मोमेंटम निकाल करके ऐड कर दीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू एम ए भी ए फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एम बी भी बी फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और इसका सम यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, क्योंकि ये जो सिचुएशन है कॉलिजन के बाद की है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर कॉलिजन। तो बच्चों आपने देखा कि मोमेंटम में किसी भी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब जो मोमेंटम टक्कर के पहले का था, कॉलिजन के पहले का था, और टक्कर हो जाने के बाद जो मोमेंटम आया, दोनों ही मोमेंटम जो है वो सेम है। इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम ने अपने आप को कंजर्व किया, क्योंकि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लग नहीं रहा है। एक ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, दूसरा ने पहले के ऊपर फोर्स लगाया, कोई तीसरी फोर्स नहीं आई है, कोई तीसरा अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर नहीं आया है। इसलिए इसका जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम आज भी है। बच्चों ये जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड सारे थ्योरी पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।